हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि संप्रीति 9 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, संप्रीति का यह 9वां संस्करण था। संप्रीति 9 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में इसका जो है 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो मित्र शक्ति, याद रखिएगा, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय नौसेना ने चक्रवात डायने से प्रभावित किस देश के लोगों की सहायता हेतु दक्षिणी हिंद महासागर में ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया है? तो देखिए, ये चक्रवात डायने जो आया था यह मेडागास्कर में आया था। कहाँ आया था? मेडागास्कर में आया था। और उसी में जो प्रभावित लोग थे उनकी सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन वनीला चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेडागास्कर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब तक 2 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। संप्रीति 9 का आयोजन कहाँ हुआ था? मेघालय उमरोई में। किसके बीच का अभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का। और फिर ये वनीला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जनक राज को किस पद पर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनक राज को आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया ने, अपने मौद्रिक नीति की समिति का सदस्य बनाया है इनको। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिएटर के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस थिएटर कलाकार को फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है संजना कपूर को। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजना कपूर को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले किस रसायन के भारत में उपयोग को 1 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है? तो ये कौन सा रसायन है? ये है HCFC 141B। याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HCFC 141। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रत्चानोक इंतानोन। ये कहाँ की हैं? ध्यान रखिएगा, ये थाईलैंड की हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग इतिहास का कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर तो किया ही है, साथ ही हम लोग 2 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को भी कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रोत्साहन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि बिहार दरोगा है, उसके बाद बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है लगभग 9,500 पोस्ट पर। तो सबको हम लोग इस जो वैकेंसी है आपकी, इसको एग्जाम जो 16 दिसंबर को इसका समाप्त हो जाएगा तो उसका क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोहा। लोहा की जानकारी जो थी सिंधु घाटी लोगों को नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन, और आप लोग एक प्रश्न कमेंट करके बता दीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका पुस्तक आपको याद होगा, कौन सी पुस्तक है इनकी? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध राजनीतिक शास्त्र से है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस मुगल महारानी का नाम लिखिए, मतलब बताइए कि जिसका नाम सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता था। तो ये नूरजहां थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाता है, तो मेहरुनिसा इनका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेहरुनिसा इनका ओरिजिनल नाम था। यहाँ पे लिख देता हूँ मेहरुनिसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था। तो सबसे पहले जानिए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको बंद क्यों कर दिया गया? तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने बंद क्यों कर दिया। तो देखिए सही आंसर मैं इसका पहले बता देता हूं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1922 में। 1922 में काकोरी जो ये क्या बोलते हैं, चौरा चौरी घटना होती है। ठीक है, कौन सी घटना होती है? चौरा चौरी घटना होती है। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया? तो चौरा चौरी घटना जो हुई थी, आंदोलनकारियों ने गोरखपुर के पास चौरा चौरी है, वहां पर पुलिस थाने में आग लगा दी, इसीलिए गांधी जी दुखी होकर उन्होंने बंद कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी की युद्ध के मैदान किस राज्य में है। देखिए प्लासी का युद्ध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि प्लासी का जो मैदान है वो कहाँ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो प्लासी का मैदान है ये कहाँ है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें प्लासी के मैदान की, तो देखिए प्लासी का जो मैदान है ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किसके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भूगोल का कवर करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसको कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार, याद रखिएगा। ठीक है, किसको? म्यांमार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी हॉर्मुज सम्मेलन हुआ था जो कि ईरान में हुआ था और भारत उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही की घटना है, करंट अफेयर की घटना है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम बात करें हॉर्मुज की, तो हॉर्मुज जल संधि ईरान एवं ओमान देशों को अलग करती है और यह जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। जल संधि क्या होती है? दो जल संधियों को जोड़ती है और दो स्थल भागों को अलग करती है। तो यह ईरान और ओमान को अलग करती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है, किस नाम से? भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के उद्योगों का, यहाँ देखिए बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है वो पटना में स्थित है। आप लोग आंख बंद करके भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए ज़्यादा फेमस है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां हैं
जिसके कारण काफ़ी बाढ़ आती है। कोसी नदी जो है यह भारी तबाही मचाती है उत्तर भारत में और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है पॉलिटी का है। देखिए, निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है, मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है यार। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको इसका सही आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सही आंसर की बात करें हम 19 नंबर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी एवं डोगरी को। ठीक है, देखिए कोंकणी एवं डोगरी को, छत्तीसगढ़ी को नहीं शामिल किया गया, भोजपुरी को भी नहीं किया गया है, फिर यहाँ भोजपुरी है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक राज्य का राज्यपाल, तो देखिए एक राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। ध्यान रखिएगा, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है और न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की जनसंख्या है, कितनी संख्या रखी गई है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 79 और 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इससे प्रस्तावित करता है। तो अनुच्छेद 15 जो है ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 15 में जो है क्या कहा गया है कि समान अधिकार की बात कही गई है सभी लोगों के लिए। तो समान अधिकार हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार है। और ये देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, आप सभी को पता होगा, और संविधान के भाग 3 में है, यूएसए से लिया गया है। सारी बातों को ध्यान रखना है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आप में से कल या परसों वाली वीडियो में मैंने पूछा था कि कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप में से लगभग लोगों ने बताया था सही आंसर 11 मूल कर्तव्य हैं। इसको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया है। इसको कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है। तो सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान की अष्टतम सूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, तो अभी मैंने बताया कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। देखिए प्रश्न है ये आर्थिक और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा कि किस कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में खाली स्थान से सुधार किया जा सकता है। तो सही आंसर की बात करें इसकी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और उसको पूरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल, इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। तो जनधन योजना का संबंध जो है फ्रेंड्स ये है वित्तीय सेवाओं से। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। और जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 2014 में। ठीक है, 2014 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रश्न है कि भारत में बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये है राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटे का डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, राजकोषीय घाटे का। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। किसको, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक रहा था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स 31 नंबर से हम लोग मैथ और 31 से 55, देखिए 31 से लेकर के 55 तक में हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर लगभग जितने भी हम लोगों का सेट हुआ है उसको मैंने दे दिया है। तो अगर आपको PDF नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइए या फिर आप टाइप कीजिए सक्सेस केंद्र, जो चैनल का नाम है सेम वैसा ही आपको टाइप करना है और जहाँ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले टेलीग्राम पर वहाँ आपको जुड़ जाना है। सारे PDF मैंने वहाँ पर दे दिया है आपको।
देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं वीडियो को मैथ को जो है इस वीडियो में मैं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और वैसे आपको असुविधा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आप मिनटों में या सेकंडों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए साधारण ब्याज प्रति वर्ष की किस दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 2700 क्या दिया हुआ है, 1800 तो आपका मूलधन है और 2700 मिश्रधन है, यानी कि ब्याज कितना हो जाता है, तो ब्याज 900 रुपया हो जाता है। ब्याज हो गया, ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन होता है, मूलधन 1800 रुपया है। उसके बाद रेट होता है, रेट आपसे पूछा गया एक्स मान लीजिए, और टाइम 10 वर्ष है और बटा 100 होता है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो देख लीजिए 2 से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इधर देखिए 18 आ जाएगा, और x इक्वल टू 18/95 5% आंसर हो जाएगा। इसको खुद से सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग करते हैं साइंस के क्वेश्चन 56 नंबर से। हाँ, यहाँ से हम लोग करेंगे 56 से साइंस के क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा सबसे हल्की गैस जो होती है ये कौन सी गैस है, सबसे हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस जो होती है फ्रेंड्स, ये कौन सी गैस होती है, ये होती है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की हाइड्रोजन गैस होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस होती है। गुब्बारों में हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन का भी किया जाता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता होगा क्या होता है, H होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स प्रकाश जो है छितरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक जैविक क्षति किससे होती है, तो सबसे अधिक जो क्षति होती है जैविक क्षति पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन पर कहें, जानवर पर कहें, सबसे ज़्यादा क्षति किससे होती है, तो गामा किरण से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, गामा किरण से होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑटोमोबाइल के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में जो साइड के जो मिरर लगा होता है, पीछे के जो सवारी आते हैं जाते हैं उनको देखने के लिए, तो किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता होगा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला क्वेश्चन देखिए, और गाड़ियों के हेडलाइट, जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है ये होता है किसका, गामा किरण का। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो आप सभी को पता होगा ये प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिनेमा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व की बात करें तो फ्रेंड्स यूरेनियम है। इसमें से क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम, पोलोनियम, ये सारे जो हैं दोनों रेडियो सक्रिय तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यूरेनियम जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो परमाणु भट्ठी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, देखिए एक तो धातु पूछा जाता है, एक अधातु पूछा जाता है, तो आपसे अधातु पूछा गया है। तो अधातु जो है ब्रोमीन है, अगर धातु पूछे तो Hg है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारा है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवशोषण। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। तो सबसे कम भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा कण की होती है, उससे ज़्यादा बीटा कण की होती है, और सबसे अधिक जो है गामा कण की होती है, तभी तो ये हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से पॉलीमर को क्या होता है, से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है।
तो आपने पढ़ा होगा ये प्रश्न, ये लूसेंट में भी ये प्रश्न दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 66, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत कथन जो है वो आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। 69 नंबर देखिए कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, परिशोधित स्पिरिट। यह भी लूसेंट का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से सही जोड़ा आपको बताने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कि अपघटक जो है ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय उपभोक्ता घास गलत है, उत्पादक थोड़ी हिरन होता है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है? तो रेड डेटा बुक आपने पढ़ा होगा, यानी कि लाल। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? कुचालक जो है ये पूछा गया। तो सबसे बढ़िया कुचालक जो है इसमें ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांच। ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो ये था 2010 था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? तो इसमें से कण प्रदूषक आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी देखिए धुआं, काजल और धूल ये जो है कण प्रदूषक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ओजोन परत के संरक्षण से के लिए। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1987 में। और ये प्रभावी कब हुआ? इसको लागू कब किया गया? तो 1989 में। दोनों को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महीने में भारत में जंगलों का त्योहार मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 माफ कीजिएगा जुलाई में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव 1950 में तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी के द्वारा वन संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए लोगों के बीच उत्साह पैदा करने के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में व्यवहार जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 1 गन्ना। ठीक है, गन्ना से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सीसा प्रदूषक का मुख्य कारण है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, ऑटोमोबाइल बैटरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हिंदी का है। यहाँ से 81 से लेकर के 100 तक के प्रश्न में हिंदी हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का अर्थ बताना है, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली है उसी की जीत हो गई। कहने का अर्थ है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगता है। ठीक है, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 परा उपसर्ग है और जय जो है इसमें मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पुल्लिंग है? शुद्ध पुल्लिंग जो है पूछा गया है। तो पुल्लिंग इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सागर जो है पुल्लिंग है। सीता सो रही थी वाक्य का काल क्या है? सीता सो रही थी। तो सीता सो रही थी, सही आंसर हो जाएगा इसका
अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? तो फ्रेंड्स तद्भव जो है इसमें से क्या है? गांव जो है तद्भव है। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम क्या है? तो तत्सम इसमें से क्या है? तत्सम जो है इसमें से ग्राहक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर हो जाएगा ग्राहक। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल होता है। जटिल मतलब कठिन होता है और सरल मतलब आसान होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो, एक शब्द उसके लिए बताना है। जिसको करना बहुत ही कठिन हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुष्कर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा दुष्कर। और जिसको जीतना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाएगा। जिसको जीतना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? ये सेंटेंस को पढ़िए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। आपको तो देखने में ही पता लगा होगा कि यह अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें मैंने ही तो अशुद्ध है। मुझे होगा, क्या होगा? मुझे इसे यहाँ पर लगेगा। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा न होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये गद्यांश है। 91 से लेकर के 95 तक में गद्यांश दिया हुआ है। तो इसको पढ़ करके 91 से 95 तक के प्रश्न का आंसर देना है, इसी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल 96 नंबर करेंगे कि वयोवृद्ध का संधि विच्छेद कहिए या विग्रह कहिए, क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वयः जोड़ वृद्ध। देखिए विसर्ग संधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है? अप यानी कि पहले लगा हुआ है। तो अप देखिए, अपवित्र है क्या? नहीं, पवित्र इसमें मूल शब्द है, अप नहीं है। अपठित, अप भी नहीं है इसमें। अपहरण, ठीक है, ये करेक्ट है मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। हरण जो है इसमें मूल शब्द है और अप उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको वर्ड पहचानना है कि इसका मतलब होता क्या है। ऐसा नहीं कि अपठित का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ वित्र का क्या मतलब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप कह सकते हैं तो नापन का क्या मतलब हो जाएगा, कोई नहीं। आपने ऐसा कोई शब्द सुना है? ये तो बोलचाल में भाषा में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? स्त्रीलिंग का युग्म बताना है, यानी कि दोनों स्त्रीलिंग हो। तो इसमें से सही जो है ये हो जाएगा आंचल भी स्त्रीलिंग है और आंधी भी स्त्रीलिंग है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आंधी आ गई ऐसा बोलते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट ये सेट है आज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। प्रतिदिन में कौन सा समास विग्रह है? देखिए प्रतिदिन, ये आसान प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।